क्लियर। तो हमारा जो नया चैप्टर वो है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए, अब है हमारा जो नया चैप्टर वो है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग हैं। क्लियर। क्या है नया चैप्टर का नाम हमारा? गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। क्लियर। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर। गाउस एप्लीकेशंस and Gauss law and its applications and laws। ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला जो हमें टॉपिक देखो, गाउस लॉ और एप्लीकेशन क्या है। गाउस ने जो ये नियम दिया था वो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस मैम। तो इसमें देखो, सबसे पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना है या फिर जो गॉस लॉ को समझने के लिए सबसे पहला जो हमें यहाँ पे जो टॉपिक से शुरुआत करनी वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको कि हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे क्या पढ़नी है हमें? विद्युत फ्लक्स। क्लियर। अब देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इससे को किसे हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ये थोड़ा बहुत आप इससे पहले पढ़ के आ चुके हो। अब उसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। देखो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं हम, ठीक है। विद्युत फ्लक्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए देखो हम क्या मानते हैं कि हमारे पास जैसे कोई भी ब्लैक बोर्ड है, जैसे सपोज क्या मान लो कि आपके पास एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। अब इस ब्लैक बोर्ड के अंदर आपके पास बहुत सारी सीखें दे दी थी आपको इस तरह से, और इन सीखों को आपने इस ब्लैक बोर्ड के अंदर क्या कर दिया, इस तरह से आर पार क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ऐसे आर पार क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो इस सीखों की जो संख्या होगी वो जितनी ज़्यादा होगी, उसी से हम इसको डिफाइन करते हैं, विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करते हैं कि हमने एरिया हमारा जो होगा उन सीखों को हमने कैसे डाला, कैसे इसमें से आर पार होकर निकाला हमने। जब यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल था वो उस सीखों के कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है। पहली चीज़ तो अगर लंबवत नहीं होता तो क्या वो आर पार सीख जा सकती थी? अगर इस सीख को हम ऐसे इस तरह से डालते तो कैसे आर पार जा सकती थी? नहीं जा सकती थी। ठीक है। तो इसमें से आर पार होकर निकलने के लिए हमने सीखों को, तो जो क्षेत्रफल है हमारा, जो कार्डबोर्ड है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है। और यहीं से अब इलेक्ट्रिक की परिभाषा दी गई कि क्या परिभाषा दी गई कि किसी भी क्षेत्रफल में से, क्लियर, कि किसी भी क्षेत्रफल में से किसी भी क्षेत्रफल में से जितनी ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, निकलेंगी, जितनी संख्या में विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? हमारी विद्युत फ्लक्स कहलाती है। आ रही बात समझ में? सिंपल सी अगर भाषा में अगर हम समझें कि किसी भी अल्पांश क्षेत्रफल से लंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। आ रही बात समझ में? और देखो अब आपको इससे पहले बताया था कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, सही एक समान होता है, तो उसको हम समांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रही है रेखाएं कैसी हैं, विद्युत बल रेखाएं कैसी समांतर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है हमारी? एक समान विद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र है?
एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी समतल सतह जिसका कि क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कार्डबोर्ड का हम क्या मान लेते हैं, एस है सपोज। तो इस क्षेत्रफल एस में से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। आगे बात समझ में क्लियर, कि एस के लंबवत होकर निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसकी संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मतलब कि एक परपेंडिकुलर रखे हुए क्षेत्रफल में से जितनी ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं होकर गुजरेंगी वही उसके फ्लक्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब ये तो हो गया फिजिकली या फिर भौतिक रूप में इसका निरूपण। अब ये जो विद्युत फ्लक्स होता है, देखो स्टूडेंट, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, फाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, फाई के द्वारा। अब हम विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इसको फाई ए कह देते थे हम, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे हम तो वो हाँ फाई भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हमने फाई ए नाम दे दिया। फाई ए इज इक्वल्स टू, क्लियर। अब हम बोल रहे हैं कि किस पे निर्भर कर रहा है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एस। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एस के मध्य जितना एंगल बनता है उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो जिस क्षेत्रफल से होकर निकल रही है, वो क्षेत्रफल का, उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ई के सापेक्ष कितने एंगल पर है। आ रही बात समझ में, ई के सापेक्ष क्या है, कितने एंगल पर है। तो इसका जो सूत्र बनता है यहाँ पे वो क्या होता है, ई एस कॉस थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, ई एस कॉस थीटा के बराबर। क्लियर, यस। हेलो हाँ मैम, आपकी वॉइस नहीं है। हाँ बोलो बेटा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही और आप ऐड भी नहीं हो, आप इसमें से निकल गए हो। अच्छा मैं एक बार चेक करती हूँ। क्या प्रॉब्लम होती रहती है। फिर बीच में गड़बड़ हो गई थी। हाँ देखो, तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्लियर है सभी को, कि किसी भी लंबवत क्षेत्रफल के पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और विद्युत फ्लक्स को हम फाई द्वारा व्यक्त करते हैं, फाई ई द्वारा। फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। मतलब कि फ्लक्स जो है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज़ कि फ्लक्स किस किस पे निर्भर करता है, 3 कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर, फ्लक्स निर्भर करता है सबसे पहला तो किस पर, क्षेत्रफल पर। सबसे पहली चीज़ कि फ्लक्स किस पे निर्भर करता है बच्चों, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा किस पे निर्भर करता है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या पर। किस पर, ई की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर, विद्युत बल रेखाओं की संख्या पर। और दूसरा और तीसरा जो फैक्टर है वो है ई व एस के मध्य कोण पर या थीटा पर, ई व एस के मध्य एंगल थीटा। क्लियर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कोई भी एक कारक पूछ लिया जाए कि फ्लक्स जो है निम्न 3 कारकों पर निर्भर करता है, तो आप कैसे बताओगे। क्लियर। तो फ्लक्स क्षेत्रफल, विद्युत बल रेखाओं की संख्या ई व एस के मध्य एंगल थीटा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब कैसे कैसे निर्भर करता है देख लेते हैं। कि देखो, अगर हमने क्या करा है, क्षेत्रफल है
सबसे पहला देख रहे हैं हम पार्ट, क्षेत्रफल है। अगर पहले क्षेत्रफल इतना छोटा सा था, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं अब ये हमारे पास यहाँ पर भी 4 थी, इतनी है सपोज, ठीक है। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इसमें से केवल ये 4 ही विद्युत बल रेखाएं इसमें से होकर घुसेंगी या इसमें से होकर आर पार होंगी, और बाकी की ये जो एक्स्ट्रा थी वो क्या हो जाएंगी, इसमें एंटर नहीं हो पा रही। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं जितनी ज़्यादा होकर इसमें से गुजरेंगी उतना ज़्यादा हमारा फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, हमारे पास कम होगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ये जो क्षेत्रफल, अब हमने क्षेत्रफल क्या करा, बढ़ा दिया। अब क्षेत्रफल बढ़ाने पर ये जो ऊपर वाली विद्युत बल रेखाएं और नीचे वाली विद्युत बल रेखाएं, ये अब जो पहले बाहर से होकर चली जाती थी, इसको आर पार होकर नहीं जा रही थी, अब वो भी इसमें से क्या हो रही है, एंटर होकर जा रही है। वो भी इसमें से क्या हो रही है, क्षेत्रफल को चीरती हुई जा रही है। आ रही बात समझ में, वर्ड भी हम कह सकते हैं, चीरती हुई आर पार होती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये है हमारा विद्युत बल रेखा, मतलब क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दें तो विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा होकर इसमें से आर पार होकर जाएंगी। अगर क्षेत्रफल कम कर दिया तो केवल जो उसके सामने सामने लंबवत है वही होकर जाएंगी, ऊपर और नीचे वाली इसमें से आर पार होकर ही नहीं जाएंगी। क्लियर। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर और कम करने पर हमारी विद्युत बल रेखाएं भी कम ज़्यादा होती हैं। पहली बात क्लियर। इसी तरह से अब दूसरा जो हमारा कारक था वो देख लेते हैं कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर करती है। कि अगर हमने क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पे भी क्षेत्रफल भी क्या है, सेम है, लेकिन विद्युत बल रेखाओं की संख्या यहाँ पर क्या है, 3 है, 4 है, और यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं क्या है, बहुत पास पास हैं। क्लियर। बहुत ही कैसी, इनकी तीव्रता बहुत अधिक है। तीव्रता अधिक बताई थी आपको कि विद्युत बल रेखाओं की तीव्रता अधिक कब होगी, जब जितनी ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं पास होती हैं वहाँ पर उनकी तीव्रता उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। जहाँ दूर दूर है तो विद्युत बल रेखाओं की तीव्रता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की तीव्र यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम थी तो विद्युत बल रेखाएं भी दूर दूर थी, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होंगी, बहुत कम विद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्रफल को पार करती हुई जाएंगी। यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या है, तीव्र है, तीव्रता अधिक है विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत बल रेखाएं पास पास है, पास पास है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा होकर निकलेंगे। तो यहाँ का जो फ्लक्स है वो इस वाले फ्लक्स से क्या होगा, कम होगा, और इस वाले का फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। तो इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या से या तीव्रता से भी विद्युत फ्लक्स का मान कम या ज़्यादा होता है। तीसरा है कि किस पर निर्भर करता है, ई और एस के मध्य एंगल पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, ई व एस के मध्य एंगल पे। आ रही बात समझ में, कि अगर सपोज हमारी विद्युत बल रेखाएं जो हैं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जैसी हैं हमारे पास, अगर वो विद्युत बल रेखाएं अगर कैसी हों, अगर ई और एस एक दूसरे के लंबवत ना हों, ठीक है, अगर ई और एस जो हों वो एक दूसरे के लंबवत ना हो, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये हमारा लंबवत पृष्ठ है, ये हमारा क्या है, लंबवत पृष्ठ है। क्लियर। अब इसमें से अगर ई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, हमारा विद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरह से निकल रहा है बाहर, और जो आपको पता ही है, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो कि हमेशा ये जो हम क्षेत्रफल के लिए जो सदिश लेते हैं उसको क्या, वो सदिश क्या कहलाता है, हमारा क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। ये पहले ध्यान रख लो बात, कि ये जो हम किसी भी क्षेत्रफल के लिए जो सदिश लेते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा मतलब क्षेत्रफल की दिशा जो हम बताते हैं वो जिस सदिश के द्वारा बताई जाती है वो क्या कहलाता है, हमारा क्षेत्रफल सदिश, जिसको कि हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। और क्षेत्रफल सदिश जो होता है बच्चों, हमेशा जो सरफेस होता है, जो पृष्ठ होता है, उसके क्या लिया जाता है, सदैव क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के क्या लिया जाता है, लंबवत लिया जाता है। सदैव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत। कैसा होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। क्लियर।
अब क्षेत्रफल अब ये यहाँ पे इस तरह से सीधा रखा है, ठीक है, तो इसकी यहाँ पर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा तो सीधा ऐसे बना दो यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसके यहाँ बना दो परपेंडिकुलर एस, ये तो एस के लिए डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। तो अब यहाँ पे जो हमारा जो फ्लक्स होगा उसको हम कैसे लिखेंगे कि फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस के बराबर, या इट इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा, इसके बराबर होगा, ई एस कॉस थीटा के बराबर होगा। आगे बात समझ में, इट मीन्स फ्लक्स जो होगा वो ई और एस के मध्य बनने वाले थीटा पर निर्भर करेगा। क्लियर। और अगर हमने विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, एक समान इस तरह से हैं, लेकिन हमने जो हमारा जो पृष्ठ था, जो हमारा पन्ना था सपोज, उसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया, इस तरह से थोड़ा सा क्या कर दिया, ऐसे इस तरह से टेढ़ा कर दिया। अब टेढ़ा कर दिया तो क्या हो गया, इसके हमें कैसे बनाते हैं, अभी बताया था आपको, परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर तो यहाँ पे इस तरह से हो गया, ये एस बनाना, तो ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर बनाना है आपको। परपेंडिकुलर बनाए तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है थीटा, ये और एस के बीच में। क्लियर। हमेशा एरिया वेक्टर जो बनाया जाता है वो जैसे जो भी पृष्ठ होता है उसके हमेशा लंबवत रखना आपको बनाना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया। तो ये एंगल अब बताओ कि थीटा पर कैसे डिपेंड करता है, कि जब थीटा, अब बताओ कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बताओ 0 डिग्री होगा। जब थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 0 डिग्री की कंडीशन होगी। जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा तो फाई की वैल्यू क्या होगी, बताओ, होगी, ई एस होगी, ठीक है। कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस स्थिति में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाए, 180 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम एरिया वेक्टर ले लें, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम एरिया वेक्टर लें तो हमारे पास थीटा का मान कितना हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, हमारे पास जो फ्लक्स होगा, ठीक है, तो फ्लक्स का मान क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। फ्लक्स का मान क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। फ्लक्स का मान क्या आएगा इसमें, नेगेटिव। मतलब कि आपने क्षेत्रफल जो है कि आपने आप मतलब पृष्ठ को अगर आप इस तरह से रखोगे तो एरिया वेक्टर भी यही बनेगा एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इसी दिशा में बन रही है। तो दोनों एक दूसरे के समांतर हुए ना। ये इसके लिए डायग्राम यहाँ बना देती हूँ दोबारा में, कि अगर हमने पृष्ठ को इस तरह से रखा है तो इसके लंबवत पहले सीधा एरिया वेक्टर बना दिया करो आप, ठीक है। और यहाँ पे हमारी समांतर रेखाएं बना दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर अब बताओ, ये ई हो गया और ये एस हो गया। ई और एस दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये उसकी स्थिति हो गई। फाई थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो कैसे बनेगा आपका, अब हम एरिया वेक्टर यहाँ पर ना लेके हम लोग एरिया वेक्टर कहाँ पे ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में है, और विद्युत बल रेखाओं की दिशा भी हमारी क्या है, इस तरह से। और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तब ऐसी स्थिति में हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो पता है कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। इक्वल्स टू माइनस ई डॉट एस होगा। मतलब बाहर की ओर जाने के लिए तो पॉजिटिव होगा, और अंदर की ओर के लिए हमारे पास हमने क्या बोल दिया, नेगेटिव होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। क्लियर। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स के लिए हमने डिफाइन कर दिया। अब तीसरा और कंडीशन देख लेते हैं हम। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, हाँ, अब तीसरा देख लेते हैं केस।
देखो तीसरा केस अब क्या है हमारे पास कि यदि थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कब होगा, जब हमारा जो प्रश्न अभी तक तो उसको हम सीधा पन्ने को ऐसे सीधा रख रखा था आपने, और मैं अगर हमारी बिल्कुल रेखा होती जिसे हम हमेशा इस तरह से ले रहे हैं, पन्ने को चेंज करते जाओ। अब पहले तो इस तरह से रखा था हमने इसके परपेंडिकुलर, पृष्ठ को इसके परपेंडिकुलर पृष्ठ को इस तरह से लेटा दिया, इस तरह से रख दिया, सीधा लेटा के रख दिया। अब लेटा के रख दिया तो क्या हो गया, अब हमेशा एरिया वेक्टर आपको पता है कैसे बनाएंगे, पृष्ठ के लंबवत। एरिया वेक्टर कहाँ होगा, पृष्ठ के लंबवत। और ये हमारा ई हो गया, तो ई और एस के बीच में एंगल यहाँ पे कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। ई और एस के बीच में एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। आगे बढ़ सकते 90 डिग्री तो बनेगा एकदम पन्ने को ऐसे सामने रखेंगे, ई के तो क्या होगा थीटा 0 डिग्री होगा, या आगे की तरफ एरिया वेक्टर लेंगे तो 0 डिग्री, और इसके अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो 180। और अगर पन्ने को सीधा ना रखें हमने इस तरह से लेटा दिया, लेटा के रख दिया, तो एस और ई के बीच में कितना बन रहा है, थीटा डिग्री। तो अब बताओ कि या क्या, और हमें पता है कि cos 90 कितना होता है 0, तो ये तो हो गया मैथमेटिकली फॉर्मूले से कि फाई इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब फिजिकली भी देख लो कि 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हमने इस तरह से पन्ने को रखा तो जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होंगी ऐसे और इस तरह से होकर जाएंगी, तो क्या इसको चीरती हुई या इसको पार करती हुई कोई भी विद्युत बल रेखा जा रही है क्या, नहीं जा रही। आ रही बात समझ में। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसको जब कोई भी चीरती हुई विद्युत बल रेखाएं नहीं जा रही हैं, इसको क्रॉस करके नहीं जा रही, चीरती हुई नहीं जा रही, इसमें से होकर नहीं गुजर रही, और फ्लक्स हमारा तभी बनता है जब विद्युत बल रेखाएं उस क्षेत्रफल को चीरती हुई जाए या उसको पार करती हुई जाए। तो सीधा साफ दिख रहा है कि इसमें से ऊपर से निकलती हुई जा रही है हमारे पास। सीखें, अगर हमने क्या कर दिया, पानी को हमने कोई रिंग ली, और रिंग को अगर उस पानी में, पाइप में से पानी आ रहा है और पानी के उसके लंबवत अगर हमने रखा, जैसे यहाँ पे इसको एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, ये हमारा पाइप है, इसमें से पानी निकल रहा है इस तरह से, ठीक है, हमने एक रिंग ली, उसको इस तरह से रख दिया इसके परपेंडिकुलर, तो अगर इसके परपेंडिकुलर रखेंगे तो इसमें से होकर ऐसे से पानी नीचे जा रहा है, ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन अगर इस रिंग को हमने इस तरह से आगे ऐसे रख देंगे, तो पानी क्या इसमें से होकर जा रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, इसको चीरता हुआ पार करता हुआ तो नहीं जा रहा है, तो इस केस में तो फ्लक्स मिलेगा और इस केस में फ्लक्स नहीं मिलेगा। क्लियर। तो भौतिक रूप में भी आपको समझ में आ गया कि विद्युत बल रेखाएं जब तक उस क्षेत्रफल को चीरती हुई या पार करती हुई नहीं जाती हैं तो हमें विद्युत फ्लक्स प्राप्त नहीं होता है। तो एट लास्ट हमारा फॉर्मूला जो है, और ये फ्लक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है कि फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट एस। क्लियर। अगर परिभाषा पूछ ले तो क्या लिखोगे परिभाषा मैथमेटिकली, कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो विद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल एस के अदिश गुणनफल के योग के बराबर होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ई डॉट एस एस कॉस थीटा। अब अगर हम किसी अल्पांश क्षेत्रफल की, जैसे हमारे पास हमें बहुत बड़ा कोई रिंग दे दी, ठीक है, अब उसमें से पूछें कि टोटल फ्लक्स निकालो, तो हम क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल देखते हैं कि भाई इस अल्पांश क्षेत्रफल का फ्लक्स निकाल लेते हैं पहले। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल का फ्लक्स हमने क्या बोला, डी फाई, जैसे इससे पहले आप निकालते आ रहे हो। तो पहले इस छोटे से भाग का फ्लक्स निकाल लें, और छोटे से भाग का फ्लक्स हम बोल रहे हैं क्या है, डी फाई ई है। तो डी फाई ई बराबर क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रल, अब डी छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल के लिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या अभी भी हमारे पास क्या है, ई है, और अल्पांश क्षेत्रफल हमने लिया ई डॉट समझ में। तो बहुत छोटा सा क्षेत्रफल, छोटे से क्षेत्रफल को हमने नाम दे दिया डी एस, उसमें से बहुत कम, बहुत ही छोटी सी मात्रा में फ्लक्स क्या निकाल रहे हैं, डी फाई ई निकाल रहे हैं, तो ये सूत्र होगा। और अगर हमें कुल फ्लक्स निकालना है तो आपको पता है इसका हम क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, समाकलन। आप पढ़ चुके हैं, जब छोटी से बड़ी चीज़ निकालते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। और इंटीग्रेशन डी फाई ई का तो क्या हो गया, फाई ई, डी फाई ई का क्या हो गया, फाई ई हो गया इंटीग्रेशन,
और ये हमारे पास नया सूत्र आ गया दैट फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये सूत्र हम कब काम में लेंगे? देखो ये सूत्र कब काम में लिया जाता है? जब फ्लक्स कैसा हो हमारा, वेरिएंट हो, परिवर्तित हो। कैसा हो? परिवर्तित हो। आ गई बात समझ में? फ्लक्स कैसा हो हमारा? परिवर्तित फ्लक्स हो। मतलब कि हर क्षेत्रफल में से निकलने वाली विद्युत बलरेखाओं की संख्या अलग अलग है, अलग अलग है। इस छोटे से क्षेत्रफल में विद्युत फ्लक्स का मान अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे एरिया बदलते जा रहे हैं हमारा फ्लक्स भी चेंज होता जा रहा है। तो जब जैसे जैसे एरिया बदल रहे हैं फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे? हम फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, एक समान विद्युत क्षेत्र है और हमारा क्षेत्रफल भी वही है, फ्लक्स भी हमें वही मिल रहा है, तो सीधा सूत्र कौन सा काम में लेंगे? फाई ई बराबर ई डॉट एस। आ गई बात समझ में? ये दोनों चीज़ें बता दी हैं कि ये सूत्र हम कब काम में लेंगे, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, कि जब हमारा फ्लक्स परिवर्ती नहीं हो। और जब फ्लक्स परिवर्ती हो कि एरिया चेंज करने पे बार बार फ्लक्स भी चेंज होता जा रहा है, तो हम फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये वाला सूत्र काम में लेंगे। क्योंकि लिमिट रख देंगे भाई यहाँ से यहाँ तक टोटल इतना फ्लक्स है, इसके बीच में इसकी वैल्यू अलग 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 बहुत सारी प्राप्त होती जा रही है हमें। ठीक है, अब आती है बात इसकी यूनिट की। किसकी बात आ रही है अब? यूनिट की। कि यूनिट जो होती है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इसी से इसका मात्रक बनाएंगे। देखो क्लियर? इसी से इसका क्या बनाएंगे हम? मात्रक बनाएंगे। तो फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए का अगर जिस किसी को मात्रक नहीं भी याद है तो ये सूत्र हमने अभी पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में कि F इज इक्वल्स टू क्यू ई, पढ़ा था ना ये सूत्र। तो यहाँ से ई का वैल्यू निकाल लो, तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? F अपॉन क्यू। ठीक है, तो F के लिए तो क्या हो गया? एम एल टी माइनस 2। F का तो सभी को याद है ही, और आपको बताया भी था इससे पहले 11th क्लास में कि F का तो सभी को याद रखना ही है। ठीक है, F का याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपको उसी से सबकी वैल्यू आ जाएगा। और Q के लिए क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू आई सूत्र जो हमारे पास किसके लिए? ये तो आपके पास ई के लिए आ गया, तो यहाँ पे माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है, अब इसी तरह से अब हमें यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है। अब s के लिए क्षेत्रफल क्या होता है? एल स्क्वायर मतलब सीधा l की पावर 2। तो हमारे पास टोटल विमा की विमा क्या होगा? m1, यहाँ पे l1 है और d2 है, तो कितना होगा? l3 t माइनस 3 a माइनस। कोई दिक्कत है इसमें निकालने में? क्लियर? तो इस तरह से आप लोगों की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज करके बता दीजिए। ठीक है, ओके मैम। सभी को यस विमा निकाल लेंगे। ठीक है, विमा निकालना बता दिया आपको। अगर ई की विमा अगर किसी को याद नहीं है तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई फॉर्मूला लगाए, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। एफ का सूत्र हमें पता है होता है m1 l1 t माइनस 2 और क्यू के लिए ए टी। तो हमारे पास इसकी विमा आ गई यहाँ पे ये एम एल टी माइनस 3 a माइनस 1 और एरिया के लिए एल स्क्वायर। तो टोटल ये विमा हो गई। तो विमा आपको सभी की याद रखनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक दो दो नंबर के पूछे जाते हैं आपसे। देखो
एक छोटा सा क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। जैसे आपको ई दे रखा है, ई दे रखा होगा कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसके लिए आपको वैल्यू दे रखी है 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं, इसकी अगर विमा, हाँ इसकी विमा वैसे नहीं बताई आपको मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी बोल सकते हैं हम। एफ ई के लिए क्या हो गया क्यू ई, तो न्यूटन, एफ के लिए क्या हो गया न्यूटन, और क्यू के लिए क्या हो गया कूलम, और एस के लिए क्या हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट है, या इसको हम बोल सकते हैं सीधा वोल्ट मीटर, ठीक है। या इसको खाली वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं हम। आ रही बात समझ में? तो ये 2 यूनिट याद रखनी है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लगानी है हमेशा, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखा है, ई दे रखा है, ठीक है। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है एस, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, एस इज इक्वल्स टू कुछ भी दे रखा है, जैसे सपोज 2 इंटू 10⁻³ -3 जे कैप मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। अब आपसे पूछा है सीधा फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स के लिए अब सीधा आपको सूत्र लगाना है कि फाई इज इक्वल्स टू, क्या सूत्र लगाओगे, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, नहीं हो रही। फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस। अदिश गुणनफल आप इसे पहले क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो। अदिश गुणनफल कर दो 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप डॉट 2 इंटू 10⁻³ जे कैप। तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है 0, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1, तो ये इसका एक बार इससे इंटू होगा, ये एक बार इससे इंटू, ये इससे इंटू हुआ तो आई कैप डॉट जे कैप 0 और जे कैप डॉट जे कैप 1, तो ये दोनों का तो गुणनफल 0 होगा, इन दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 × 2 कितना होगा यहाँ पे 60. इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो 16 × 10⁻³ इसका क्या आ जाएगी वैल्यू, इसकी फ्लक्स की। इससे छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को फ्लक्स? Yes, ma'am. फ्लक्स यस मैम। सभी को? चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा कि अब हमारे पास ज़रूरी नहीं कि फ्लक्स हमेशा उसी रूप में दें, फ्लक्स का मान अलग अलग तरीके से भी निकाला जाता है, ठीक है। तो अब कैसे कैसे निकालना है, इसके लिए हमें पढ़ना है जो नेक्स्ट टॉपिक, वो है सतत आवेश वितरण, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें, सतत आवेश वितरण। इसका देखो मतलब क्या है पहले देख लो, क्योंकि वर्ड आपको बार बार मिलेगा। सतत आवेश वितरण दे दिया आपको, अब आप बोलोगे सतत आवेश वितरण होता क्या है, तो पहले इसको समझ लो क्या होता है ये, उसी आधार पर आपको फ्लक्स निकालना है, उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सतत आवेश वितरण का मतलब देखो क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूस मतलब आपको कोई भी अगर सरफेस दे दिया, कोई भी पृष्ठ दे दिया, वो जो पृष्ठ है वो चार्जेस या आवेशों से मिलकर बना हुआ है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं। अब लेकिन वो आवेश कैसे हैं, कंटिन्यूस है, उनका जो वितरण है उसमें जो चार्जेस फैले हुए हैं, वितरित हैं, वो कैसे हैं, सतत रूप से वितरित हैं। कैसे हैं, सतत रूप से वितरित है। ये नहीं कि एक जगह बहुत ज़्यादा है आवेश तो एक जगह बहुत कम है, इस तरह से नहीं है। उनका जो वितरण है वो सतत रूप से कंटिन्यूअस है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार का जो वितरण होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास पृष्ठ दे रखा है, तो ये नहीं कि यहाँ पर तो हमें बहुत सारे आवेश हैं, यहाँ पे इतनी दूर दूर आवेश हैं, तो ये वितरण कैसा हो गया, असतत हो गया वितरण। हमें यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो वितरण हमें देखना है वो सतत आवेशों का वितरण देखना है। कैसा देख रहे हैं हम, सतत आवेशों का वितरण, कि आवेश किसी भी प्रश्न में सतत रूप से क्या है, वितरित हैं, और वितरण के प्रत्येक बिंदु पे आवेश के कारण अभीष्ट बिंदु पर कूलाम के नियम की वैधता होती है। मतलब आवेशों का वितरण सतत तो है ही, साथ साथ किसी भी बिंदु पर अगर हम कूलाम का नियम लगाएं, आवेश सतत रूप से वितरित होने की वजह से अगर हम किसी भी पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जो भी आवेश है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम कूलाम का नियम लगाएं तो कूलाम का नियम क्या हो, वैध हो।
उस सभी जगह पर। क्लियर? तो इस प्रकार के सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे में आवेश को सतत मानते हुए हम क्या मानते हैं कि आवेश घनत्व की अवधारणा को हम क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। सतत आवेश का मतलब तो सभी को पता चल गया, कंटिन्यूस चार्ज है कि चार्ज ये नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे, कहीं बहुत कम है, सतत रूप से वितरित हो रखे हैं। और इस अवधारणा को अब किस रूप में देखा जाता है, आवेश घनत्व के रूप में देखा जाता है। किस रूप में देखते हैं हम, आवेश घनत्व के रूप में। क्लियर? किस रूप में देखते हैं, आवेश घनत्व के रूप में। कि आवेश घनत्व कि आवेशों का, अभी बताया था कि आवेशों का वितरण में जहाँ पे बात आ जाती है वहाँ घनत्व से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आवेशों का घनत्व कैसा है, किस प्रकार है, किस रूप में है, तो सतत आवेश घनत्व के रूप में हम उसे कंसिडर करते हैं और उसी के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमें घनत्व देखना है, आवेशों का वितरण देखना है, वो किस रूप में देखना है, रेखीय आवेश वितरण देखना है। किस रूप में देखना है, रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण से देखो, मतलब नाम से पता चल रहा है कि अगर आवेशों का जो वितरण है या आवेश जो वितरित हैं वो किस प्रकार से वितरित है, रेखीय रूप में वितरित हैं। किस प्रकार से वितरित हैं, रेखीय रूप से वितरित हैं अगर आवेश। ठीक है, अगर आवेश कैसे वितरित हैं, रेखीय रूप में आवेश अगर वितरित हैं तो ऐसी स्थिति में जो वितरण कहलाता है वो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। कैसा कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण। जैसे कि हमने कोई रॉड ले ली, पतली सी रॉड ले ली, तो इसमें आवेश इस तरह से तो वितरित होंगे यहाँ पे, तो कैसे वितरित है, एक सीधी रेखा में वितरित है ना आवेश, तो ये अवितरण कैसा कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। आ रही बात समझ में, कि हम केवल एक रेखा के अनुदिश आवेशों का वितरण देख रहे हैं। मतलब एक रेखा के अनुदिश या वस्तु की लंबाई के अनुदिश अगर आवेशों का वितरण होता है तथा किसी तार या पतली छड़ पर आवेश तथा किसी वलय की परिधि पर वितरित आवेश मान लें हम, तो ऐसी स्थिति में जो आवेश का वितरण होता है वो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो एक टर्म हमें पढ़नी है वो है कि रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश, मतलब अब उनके वितरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, आवेश घनत्व से। तो रेखीय आवेश घनत्व को देखो बच्चों, लैम्डा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, लैम्डा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और लैम्डा बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर आवेश। सपोज यहाँ इसमें कितने DQ आवेश हैं और किस लंबाई में फैले हुए हैं, कितने आवेश हैं इसमें, DQ आवेश हैं, और किस लंबाई में फैले हुए हैं, dx लंबाई में है वितरित, तो dQ/dx। ठीक है, ये सूत्र जो हमारा जो है इसका मतलब क्या है कि आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है, आवेश घनत्व कहलाती है। घनत्व को ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ भाई इस छोटे से में, छोटी इतनी दूरी में कितने आवेश इकट्ठे, कितने आवेश भरे हुए हैं, कितने आवेश इकट्ठे हो रखे हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा आवेश घनत्व कहलाता है। तो आवेश घनत्व को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हमेशा ऐसे परिभाषित करोगे, देखो आप, कि प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक, क्योंकि हम रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं तो प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की मात्रा, किसकी, प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है, हमारा आवेश घनत्व। वही हमने सूत्र लिखा है, प्रति एकांक लंबाई किसमें, dx में, प्रति एकांक लंबाई, प्रति है तो अपॉन में, और आवेशों की मात्रा कितनी है, dq, तो dq/dx क्या कहलाता है, हमारा आवेश घनत्व। और रे कैसा आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा के द्वारा व्यक्त करते हैं, और रेखीय आवेश घनत्व में आवेशों की जो मात्रा होती है वो dq बराबर क्या ली जाती है, लैम्डा dx। तो यही आपको सूत्र काम में लेना है। कहीं पर भी अगर कोई छड़ दे दिया आपको, या कोई भी तार दे दिया, या कोई पतली सी वलय दे दी, उसके ऊपर आपसे पूछा कि आवेशों की मात्रा कितनी होगी, तो आवेशों की मात्रा dq बराबर लैम्डा dx। आगे बात समझ में क्लियर है सभी को? ठीक है, ये है रेखीय आवेश वितरण।
अब दूसरा है हमारा कि अगर आवेशों का जो वितरण है वो किसी सरफेस के ऊपर हो, किस पर हो, पृष्ठ के अनुदेश हो, तो उसको क्या, वो क्या कहलाता है हमारा पृष्ठ आवेश वितरण। क्या कहलाता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। ये तो हमने एक रेखा के अनुदेश देखा आवेशों का वितरण। अब ये पृष्ठ आवेश वितरण से क्या तात्पर्य है कि अगर आवेश जो हैं वो एक रेखा में वितरित ना होकर एक पूरे तल पर, एक पूरे सरफेस पर क्या हो, वितरित हो। मतलब कि यहाँ पर तो क्या थे, ऐसे एक रेखा में वितरित थे, यहाँ पे इस तरह से इस रेखा में पूरी तरह से फैले हुए थे। अब ये एक रेखा में वितरित ना होकर एक पूरे सरफेस में इस तरह से क्या है, वितरित। हम बोल रहे हैं कि ये जो आवेश हैं इस पूरे सरफेस पे, इस पूरी शीट पर, इस पूरे पृष्ठ पर क्या है, वितरित हैं। तो इस शीट पे या इस पृष्ठ पे आवेशों का जो वितरण अगर हम देख रहे हैं तो वो वितरण क्या कहलाता है हमारा पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है। यहाँ अब कहना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो, ये इसमें कैसी समष्टि थी, वन डायमेंशनल थी, और इसमें कैसी समष्टि हमारी टू डायमेंशनल समष्टि है। कैसी समष्टि है, टू डायमेंशनल। ठीक है, ये वन डायमेंशनल है और ये टू डायमेंशनल है। ठीक है, अब टू डायमेंशनल है तो इसलिए अब करेंगे कि अगर जिस जो भी हमने पृष्ठ लिया है उस पृष्ठ का हम क्या बोल रहे हैं, अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, ds है। उसमें आवेशों की मात्रा कितनी है, dq है। क्या हम बोल रहे हैं, हमने जो क्षेत्रफल लिया है इसका क्षेत्रफल कितना है, ds है। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे व्यक्त किया जाता है, देखो बच्चों सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रेखीय को लैम्डा से और इसको सिग्मा से, और सिग्मा बराबर वही परिभाषा प्रति एकांक लंबाई की जगह क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल, कि प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश। पृष्ठीय आवेश घनत्व की अगर आपसे परिभाषा वैसे पूछ नहीं जाती लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है ये, कि प्रति एकांक पृष्ठ में या प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की मात्रा की, किसी भी इस पर्टिकुलर इस छोटे से क्षेत्रफल में आवेशों की मात्रा कितनी है, वो क्या कहलाएगा, हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर dq/ds। तो किसी पृष्ठ पर अगर हमसे आवेशों की मात्रा पूछ ली जाए तो सीधा कौन सा सूत्र लेंगे हम काम में, dq बराबर सिग्मा ds, ये काम में लोगे। मतलब जहाँ पर भी टू डायमेंशनल आपको दिखाई दे समष्टि, वेक्टर साइन नहीं है, जहाँ पर भी आपको टू डायमेंशनल समष्टि दिखाई दे वहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, कहने की बात है 2D समष्टि अगर हमारे पास। ठीक है, अब जो थर्ड है वो क्या बचा आपके पास, थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में आप कौन से कारक से व्यक्त करते हैं, वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या होती है, उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है, और हमारे पास हाइट भी होती है। तो तीसरा कारक बचा हमारा आयतन आवेश घनत्व। तीसरा क्या बचा, आयतन आवेश घनत्व। क्लियर, आयतन आवेश वितरण, और आयतन आवेश वितरण से आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, अब आयतन का मतलब क्या हुआ, एक पूरा हमें घन दे दिया, इस तरह से कोई घन है हमारे पास। अब इस पूरे घन में आपसे पूछा कि आवेश भरे हुए हैं इसमें पूरी तरह से, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, मोटाई में भी पूरी तरह से फिल हो रखे हैं। तो ये कैसी समष्टि होगी हमारी, थ्री डायमेंशनल होगी। कैसी होगी, थ्री डायमेंशनल होगी। और आयतन आवेश वितरण में आयतन के द्वारा आवेशों के वितरण को देखा जाता है। ठीक है, या त्रिविमीय वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित हो सकता है, कि हमारे त्रिविमीय कोई भी त्रिविमीय वस्तु, जैसे हमारे पास क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, हमारे पास कोई बॉक्स है, कोई डब्बा है, तो उसके अंदर आप बॉल भरी हुई पूरे तरह से, वो आप पूछें कि भाई इसके अंदर बॉल जो है वो किस प्रकार से वितरित हो रखी है, तो आयतन आवेश वितरण के द्वारा आप उसे निकालोगे। तो आयतन आवेश घनत्व को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, रो के द्वारा व्यक्त किया जाता है बच्चों। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं हम, रो के द्वारा। और इसके लिए भी परिभाषा क्या हो जाएगी कि प्रति एकांक आयतन में आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व। और इसको कैसे व्यक्त करेंगे, dq/dv। और इसके लिए सूत्र क्या होगा कि किसी भी आयतन में या किसी भी थ्री डायमेंशनल समष्टि में अगर आपको आवेशों की मात्रा बतानी तो हम कैसे बताएंगे, dq बराबर रो dv। क्लियर, तो ये सूत्र अब डायरेक्ट आपको काम में लेने, इनकी परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाएगी। अगर कोई तार दे रखा है आपको और तार है या कोई भी छड़ है और उसमें आपसे पूछेगी इसमें आवेशों की मात्रा बताइए, तो आवेशों की मात्रा क्या होगी, dq बराबर लैम्डा
ds, उसकी प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की मात्रा। अगर कोई पृष्ठ दे रखा है उसमें आवेशों की मात्रा पूछी तो dq बराबर सिग्मा ds, अर्थात कि प्रति एकांक पृष्ठ में आवेशों की मात्रा। और अगर हमें 3 डायमेंशनल समष्टि दे रखी है, आयतन की बात कर रहे हैं, तो उसे रो के द्वारा व्यक्त करते हैं, dq बराबर रो dv। क्लियर? तो ये सतत रूप से आवेश वितरण हमने तीनों प्रकार से देख लिए हैं। क्लियर? तो ये तीनों आवेशों का वितरण है। क्लियर है? तो यहीं तक ही करते हैं आज टॉपिक सतत आवेश वितरण। ठीक है? और इससे रिलेटेड हम इसके बाद क्या करेंगे, गाउस का नियम पढ़ेंगे और फिर उससे संबंधित बहुत सारे तथ्य पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वाली क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो यहीं तक ही करते हैं आज। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है? क्योंकि मैम, नोट्स ले लीजिए आपने। और यही